हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और सब बढ़िया। पहले मैं छोटा सा बता दूं आपको, है ना। ये देखो, आज अपना लेक्चर है 42 और हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट आज से इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर, इंश्योरेंस कंपनीज। बेटे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहूँगा। हालांकि वो थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन उस थ्योरी के बिना, उन टर्म्स की जानकारी के बिना हमें चैप्टर कभी भी समझना नहीं चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में गलती रहने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे मान लिया किसी को पता ही नहीं हो इंश्योरेंस है क्या चीज़, तो उसकी अकाउंटिंग करेंगे क्या? जब इंश्योरेंस कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो कुछ ऐसी ही बातें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आइए जरा मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, इस चैप्टर में पहले बेटे इसका चार्ट बनाते हैं हम लोग। आइए, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसकी, सर दूसरा मार्कर देना है क्या? चैप्टर के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हमने बांटे हैं हमेशा की तरह एज यूजुअल। पार्ट नंबर फर्स्ट इसकी थ्योरी, और पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरी में बेटे कुछ मेन, बस एक ही क्वेश्चन है थ्योरी में, टर्म्स क्लियरिटी। कुछ टर्म्स हैं जिनकी बातें मैं करूंगा अभी, मैं बल्कि शुरुआत इधर से ही करूंगा। टर्म्स हैं जिनकी जानकारी होनी जरूरी है। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग की बात है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर नंबर थर्ड, कुछ स्टेचुरी बुक्स हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं। हाँ जी, और न्यूमेरिकली हम बात करें, न्यूमेरिकली इसमें जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं उन्हीं के बेसिस पर अकाउंटिंग है। एक तो है बेटे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, और दूसरी है बच्चों जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। एक तो है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, तो चलिए फिर मैं चलता हूँ आगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म्स, एक मिनट इसको इधर रखता हूँ, प्रिंट लेता रहूँ ना। हाँ बेटी, टर्म्स, सर मार्कर और मंगा दो कोई, बहुत लाइट है। टर्म्स में आता हूँ बच्चों, कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनकी हमें जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले तो मीनिंग, पहला पॉइंट बच्चों, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस।
सबसे पहले क्या, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आखिर है क्या चीज? पहले मैं लिखाता हूं फिर समझाऊंगा, थोड़ा सा लिखना जरूरी है। इट इज एन arrangement. It is an arrangement. हाँ जी, या मैं कहूं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐसा कहना ज्यादा सही है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इन विच जिसमें कि वन पार्टी अंडरटेक्स, एक पार्टी जिम्मेदारी लेती है, अंडरटेक्स द responsibility to indemnify, जिसमें एक पार्टी जिम्मेदारी लेती है किस बात के लिए, कि वो इंडेमनीफाई करेगी, मतलब उसको कंपनसेट करेगी। क्या? द स्पेसिफिक लॉसेस suffered by him। यहां पे बेटे एक पार्टी जिम्मेदारी ले रही है दूसरी पार्टी के लिए कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी कुछ स्पेशल तरह के लॉसेस जो उसे लॉस होंगे। कौन से भाई, कौन से लॉस? हाँ जी, स्पेसिफाइड लॉस, क्या? स्पेसिफिक लॉसेस के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसके लिए एंड फॉर दिस अदर पार्टी जिसको वो इंश्योर कर रही है, अदर पार्टी गिव्स टू हिम एक कंसीडरेशन, और उसके बदले में क्या होगा बेटे, वो उसको कुछ कंसीडरेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने इनको एक कमिटमेंट दिया कि भाई मैं किसको, मिस्टर बी को, ये है मिस्टर ए, इन्होंने मिस्टर बी को, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? बी अगर कोई लॉस हुआ, बी इफ सफर्स स्पेसिफिक लॉसेस, जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर इस तरह के लॉसेस आपको होते हैं तो आप टेंशन मत लो, मैं हूं। जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाए, बी की डेथ हो जाए, या बी की गाड़ी चोरी हो जाए, बी की गाड़ी जो है जल जाए, एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, कुछ ऐसी कुछ बातें होंगी बेटे वहां पर, तो वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी। इफ सफर्स स्पेसिफिक लॉसेस देन मिस्टर ए विल कॉम्पनसेट, तो वो उसको कंपनसेट करेंगे, या बल्कि मैं सही बोलूं तो इंडेमनीफाई करेंगे। द
लॉस। तो आई होप बेटे इंश्योरेंस वर्ड का मतलब समझ में है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना क्या है कि शेयरिंग ऑफ रिस्क है। यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिस्क शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जो हमें क्लियर करनी है। लिखते चलें। नंबर 2, इंश्योरर इंश्योरर ये कौन है? हु एंश्योर्स अदर्स। जैसे इन द अबोव एग्जाम्पल, जैसे बेटे मैं इसी एग्जाम्पल को बेस बना के बात करूंगा आगे के टर्म समझाने के लिए। इन द अबोव एग्जाम्पल मिस्टर ए इज इंश्योरर। ये कौन है बेटे? ये इंश्योरर कहलाएंगे क्योंकि ये मिस्टर बी को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाली टर्म नंबर 3 अगले वाली टर्म इंश्योर्ड और एश्योर्ड। इंश्योर्ड और एश्योर्ड ये वो पर्सन होता है जिसका रिस्क इंश्योर होता है। टू whom या ऑफ whom, ऑफ मतलब ये समझ लो whose risk is being insured, जिसका रिस्क इंश्योर किया जा रहा है। जैसे इन द अबोव एग्जाम्पल मिस्टर बी, मिस्टर ए इंश्योरर है, मिस्टर बी इज इंश्योर्ड ऑब्लिक एश्योर्ड पर्सन। मैंने इंश्योर्ड और एश्योर्ड लिखा। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो ये दो वर्ड अलग अलग कैसे लिख रहे हैं। दरअसल बच्चों दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं और उसी के आधार पे कुछ दो तरह की कंपनी होती है। बताता हूं अभी। नंबर 4 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ये क्या चीज है बेटे? द कंसीडरेशन बाय इंश्योर्ड और एश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरर। भाई एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को इंश्योर कर रहा है तो उसे भी तो कुछ चाहिए ना। हाँ, तो इंश्योर्ड जितना भी पेमेंट करेगा उसके लिए कोई कंसीडरेशन इंश्योरर को वो क्या कहलाता है? इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको आप बीमा के नाम से जानते हो। बीमा राशि नहीं, बीमा की किस्त। अगला पॉइंट बच्चों, हाँ जी, नंबर 5 टर्म्स ऑफ पॉलिसी। सिर्फ ब्लू मार्कर मंगवा दो ना। और टर्म्स ऑफ पॉलिसी का मतलब होता है बेटे कितने पीरियड के लिए। इट मीन्स
द पीरियड for which insurance policy is taken। ये टर्म ऑफ पॉलिसी है, मतलब वो पीरियड, जितने पीरियड के लिए वो इंश्योरेंस लिया गया है। ठीक है, और फिर है नंबर 6। अब है बेटे इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी, द डॉक्यूमेंट, दिस इज द, ये क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट है। दिस इज द डॉक्यूमेंट, this is the document in which terms and conditions in writing, in written, are written ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल लाइफ पॉलिसी अमाउंट, या बल्कि मैं कहूं लाइफ नहीं, पॉलिसी अमाउंट, हो सकता है जनरल इंश्योरेंस से कुछ ऐसी कुछ बातें होंगी। पॉलिसी अमाउंट, और क्या, नेम ऑफ द पर्सन। नंबर 3 इंश्योरेंस प्रीमियम। नंबर 4 टर्म, मतलब कि पीरियड, कितने टाइम का इंश्योरेंस वो करवा रहे हैं। ठीक है, नंबर 5, हाँ जी, सरेंडर वैल्यू। इफ अगर ये लाइफ पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू भी होगी, अगर जनरल पॉलिसी तो नहीं होगी। बताऊंगा भी क्या होती है, अगला पॉइंट वही है हमारा। फिर मैच्योर, अगर ये लाइफ पॉलिसी है तो यहाँ पर ए, बी और सी, सरेंडर वैल्यू और क्या, और मैच्योरिटी अमाउंट, बस। और बल्कि एक और चीज लिख देता हूँ, बोनस। ये सब बातें बेटे उसकी जो टर्म्स होंगी वो सब उसमें लिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है। आइए जरा मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, देखो बेटे, हम लोग ना हमेशा से बोलते रहते हैं उसने ना लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है, उसने गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है। अक्सर ऐसा सुनने में आता रहता है, कभी गाड़ी का इंश्योरेंस, कभी लाइफ का इंश्योरेंस, और कभी जो है किसी चीज का इंश्योरेंस। किसी ने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा, किसी ने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा, किसी ने स्कूटर का, किसी ने बाइक का, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है। दरअसल ये चीज क्या होती क्या है, सही वर्ड इनके लिए इंश्योरेंस है या नहीं, इंश्योरेंस है और एश्योरेंस क्या है, ये सब चीजें आइए मैं जरा क्लियर करता हूं। पहले एक छोटी सी बात, अभी नोट ना करें, समझने पे ध्यान दें। हाँ जी,
देखो बच्चों, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा एक इनका है ना, इंश्योरेंस वालों का एक एक्ट है, इंश्योरेंस। सर नया नहीं है क्या कोई मार्कर? अच्छा ये पहले वाला होगा, मैंने पहले उठा लिया शायद, रुको। हाँ अब सही चल रहा है। इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938। पता है बेटे, जैसे ट्रैफिक का एक एक्ट है, लेकिन ट्रैफिक को कोई ऐसे थोड़ा ना मान लेगा जब तक वहां पे ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होगा। जरा देखो तो सही, कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रैफिक पे अगर सिग्नल वाले होमगार्ड जी नहीं खड़े होंगे तो बस एक बार इधर देखेंगे, एक बार उधर देखेंगे, रेड लाइट होगी बेटे तो भी क्रॉस कर देंगे। ऐसी कुछ बातें हमारे यहाँ ज्यादातर एक सिस्टम में आ चुकी हैं। तो हर एक्ट के कंप्लायंस के लिए एक अथॉरिटी को बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक अथॉरिटी बैठी है जिसका नाम है इरडा। इस एक्ट के यहां पर एक अथॉरिटी को बिठाया गया है, अगर कोई कंप्लायंस नहीं करेगा तो ये अथॉरिटी उसको पनिशमेंट करेगी। इस अथॉरिटी का नाम क्या है? इरडा। ये क्या है भाई? ये एक अथॉरिटी है। ये किस बात के लिए है? फॉर कंप्लायंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। क्या? इंश्योरेंस एक्ट 1938 की सभी बातों का कंप्लायंस हो, ये इस बात के लिए अथॉरिटी है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? आई फॉर इंश्योरेंस, आर फॉर रेगुलेटरी, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। प्लीज इसको नोट करें। I for insurance, R for regulatory, D for development, A for authority। एक्ट तो बेटे 1938 में बना हुआ था, लेकिन इस अथॉरिटी को ये लोग लेकर के आए 1999 में जी, ठीक है। ध्यान से बच्चों, और ये एक्ट जो है ना पब्लिश किया गया था 29 दिसंबर 1999 को पूरे इंडिया के लिए। चलिए जी, तो मैं चलता हूं आगे। बाद में एक LIC एक्ट भी आया 1956, फिर जनरल इंश्योरेंस 1972, कुछ ऐसी कुछ बातें हुई। खैर उन बातों से हमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है ताल्लुक। अकाउंटिंग के पर्पज से हमें कुछ टर्म्स का जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस एक्ट में इस बात को बताया गया कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो जरा ध्यान दें। देखो बच्चों, एक वर्ड है इंश्योरेंस, और एक और वर्ड है, बल्कि मैं इसको इधर लिखता हूं। एक वर्ड है इंश्योरेंस और एक वर्ड है बच्चों एश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके लिए होता है और एश्योरेंस किसके लिए होता है? हाँ जी, इंश्योरेंस होता है फॉर अनसर्टेन इवेंट। किसके लिए? अनसर्टेन इवेंट। जिन इवेंट्स का होना तय नहीं है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी। और इस एक्ट ने 3 घटनाओं को स्पेशली माना है कि हम इनकी बातें किया करेंगे। कौन कौन सी बातें? आग लग जाना, आग लगने से कोई नुकसान हो, या फिर मरीन वाला नुकसान हो,
क्या होता है मरीन, अभी बताता हूं, बस अभी आप इतना ध्यान रखो, फायर वाला इंश्योरेंस और मरीन वाला इंश्योरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट बाकी सारे इंश्योरेंस जैसे एक्सीडेंट का, मेडिकल का, गले का, ठीक है, वो सब किस में कवर कर लिए गए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। किसी का गला खराब हो जरूरी थोड़ा ना है, उनका ऐसा होना सर्टेन नहीं है, तो ऐसी चीजें जो अनसर्टेन होती हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है इंश्योरेंस। अच्छा, लेकिन वहीं पे दूसरी चीजें, ये है एश्योरेंस, जिनका सर्टेन होना है, मतलब जो सर्टेन है, फॉर सर्टेन इवेंट्स वर्ड यूज होता है एश्योरेंस, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, लाइफ की बात। जैसे क्या क्या चीज भाई, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाइफ की बात हो रही है, लाइफ एंड होगी, यस। यहां पर लेकिन स्पेशल तरीके के लॉसेस के बारे में बात बताई गई है। देखो, किसी की डेथ हो जाए तो उसको क्या मतलब सही बताऊं तो इंश्योरेंस वर्ड है उनके लिए जहां पर कि आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, तो पैसे देकर के इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए गाड़ी का दूसरी का इंतजाम कर सकती है। पैसे दे देगी तो क्या करेगा वो इंसान, अपनी दूसरी गाड़ी ले सकता है। लेकिन और देखो जरा, जैसे कि बिल्डिंग, अगर किसी की बिल्डिंग टूट गई, उसका इंश्योरेंस था और उन्हीं वजह से टूटी जिन वजह की बात ये इंश्योरेंस की पॉलिसी में लिखी हुई थी, तो वो पर्सन दूसरी बिल्डिंग बना सकता है, ठीक है, गले का इलाज करा सकता है। और देखो जरा, स्ट्रोक जल गया तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन कर देगी, वो पैसे देकर के दूसरा स्ट्रोक ला सकता है। लेकिन बेटे लाइफ दूसरी नहीं ला सकता, ठीक है। तो ऐसे केस में कहा गया है कि जिन चीजों की नॉर्मली कॉस्ट होती है उनके लिए इंश्योरेंस वर्ड यूज होता है, और जिनकी नॉर्मली कॉस्ट नहीं होती है उनके लिए क्या होता है, उसमें तो सिर्फ सांत्वना दी जा सकती है। तो सांत्वना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एश्योरेंस किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिसी होती है और वहां पर जो पॉलिसी होती है, इनके नाम, सही नाम हम लोग लेते नहीं है कई बार, इसका नाम होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी। और यहाँ पर इनका क्या नाम होता है, एश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप गौर से देखें तो आप अगर अपनी बाइक का इंश्योरेंस देखेंगे तो उस पर लिखा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन अगर किसी के घर में किसी ने अपनी लाइफ को इंश्योर करा रखा है, इंश्योर तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में रूल इस तरह का बन गया है कि लोग बोलते रहते हैं, अगर किसी ने अपनी लाइफ को एश्योर करा रखा है तो बेटे उस केस में क्या होगा, उसके पास जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर लिखा होगा लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। ये देखिए, और इसी तरह की कंपनियां बनी हैं बेटे, इनके लिए जो बनी हुई है और इनके लिए जो बनी हुई है, इनके लिए बनी हुई है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, और इनके लिए बनी हुई है बेटे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। जूम कर लेना सर, क्या कहा मैंने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी, और देखो बेटे, और इनके लिए भी अलग से कुछ एक्ट बनाए गए थे, ठीक है। जैसे 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 लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट बना था, जैसे इसके लिए बना था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 बना था। और जनरल इंश्योरेंस के लिए बना था एक अलग एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट
बिजनेस एक्ट 1972, ठीक है। तो इनसे संबंधित बातें बेटे इनके एक्ट में दी हुई हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर है। और मैं चल रहा हूं अब आगे। कुछ और वर्ड भी आएंगे जिनको हम आगे चलते हुए उसी में बात करेंगे, है ना। तो अभी हमने जो चार्ट बनाया था, क्या कहा था वहां पे, कुछ टर्म्स और दूसरी बात टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। बेटे टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ये रही आपके सामने, ठीक है। अब मैं कुछ बातें करूंगा इन एक्ट की। इन एक्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि इन वाली कंपनीज को किन किन बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है, उन वाली कंपनीज को किस किस को कौन कौन सी बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। और वहीं से हम लोग बात करेंगे दोनों कंपनीज में किस किस कंपनीज को किस किस तरह के खाते बनाने पड़ते हैं, वो अपने फाइनल अकाउंट कैसे कैसे बनाएंगे, वो अपने फाइनल अकाउंट कैसे कैसे बनाएंगे। और उसी के साथ हम लोग शुरू कर देंगे अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक है। आइए फिर हम शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए स्टेट्यूटोरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स। भाई कौन सी बुक्स उनके लिए लो ने बोला, स्टेट्यूटरी की स्पेलिंग STAUTORY, स्टेट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स। हाँ जी, तो मैं भी जो बातें बताऊंगा वो दोनों कंपनीज के लिए है, ठीक है। लिखते चलो जी। नंबर वन हेडिंग बनाइए स्टेट्यूटोरी बुक्स, स्टेट्यूटरी बुक्स। ये बुक्स इनको मैंडेटरीली मेंटेन करनी है एज पर, तो बेटे ये बातें दोनों कंपनीज के लिए है, एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938। भाई शुरुआत तो यहीं पे हुई थी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस है क्या चीज, ठीक है। वो एक अलग चीज है कि दोनों कंपनियों में लड़ाई होने लगी आपस में, तो दोनों कंपनी के लिए फिर लो बाद में अलग अलग बना दिया गया, लेकिन कॉमन बातें सारी यहीं पे ही हैं। हाँ जी, एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल इंश्योरेंस companies are required to maintain the following books। कुछ बुक्स है बच्चों जो उनको मेंटेन करनी जरूरी है। कौन कौन सी है भाई? हाँ जी, कौन कौन सी बुक्स हैं जो उनको मेंटेन करनी है? आइए जी, उनको सारा हिसाब किताब रखना है। कौन कौन सी पॉलिसी है? लो भाई, नंबर 1 रजिस्टर्स ऑफ या रजिस्टर ऑफ पॉलिसीज। इसमें क्या क्या होगा? नंबर 1 नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। सर ये एग्जाम में आएगा क्या? नहीं बेटे, लेकिन आ गया तो दिया तो है ना अपने स्टडी मेट में। सर इस तरह के क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं कभी आएंगे। बिल्कुल बेटे, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन 100% स्टडी करेंगे हम लोग। हो सकता है कोई चीज कहां से पूछी जाए। अब तो वैसे भी इंस्टीट्यूट का मूड खराब है। एड्रेस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स,
नंबर थर्ड डेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, किस किस डेट से कौन कौन सी पॉलिसीज इफेक्टिव है। पीरियड फॉर विच पॉलिसीज, नेक्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ री इंश्योरेंस, कोई और री इंश्योरेंस हुआ। री इंश्योरेंस क्या होता है भी बताऊंगा, और क्या मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ क्लेम, जो लोगों ने बीमा के दावे किए हैं उनके। नंबर ए, नेम ऑफ क्लेमेंट, क्या नाम है उनका जिन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है कंपनी पर। एड्रेस ऑफ क्लेमेंट, सी। डेट ऑन विच क्लेम रेज्ड, किस डेट को क्लेम रेज किया गया। नंबर डी, बेटे थ्योरी है, इसमें रुकने का टाइम तो हम देंगे नहीं, आप लोग साथ साथ नोट करते रहेंगे। द डेट ऑन विच क्लेम वाज डिस्चार्ज, किस डेट को क्लेम डिस्चार्ज हुआ। ई पॉइंट, हाँ जी, ई पॉइंट। क्लेम अमाउंट, सी। और क्या चीज है जो रखने के लिए मैंडेटरी बोली है। डिटेल्स ऑफ लाइसेंस्ड या डिटेल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एजेंट। एजेंट्स कौन कौन सी एजेंट्स हैं इनके, उनकी पूरी डिटेल, फिर से वही बातें, नेम कोमा एड्रेस ऑफ एजेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या चीज मेंटेन करेगी मैंडेटरीली। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एजेंट, किस डेट से। नंबर थर्ड, टर्म्स विद एजेंट, उनके साथ क्या टर्म्स है। पता है कमीशन जाता है, हाँ आप लोग अगर सोचोगे तो आपके पास कई बार कॉल आती है, तो कंपनी की तरफ से कॉल है, अच्छा कॉल है क्या सर, हम LIC से बोल रहे हैं, LIC कंपनी से, आपने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। वो लोग कौन होते हैं, वो लोग बेटे एजेंट हैं जो कंपनी से कमीशन खाते हैं और आपको पॉलिसी बिकवाते हैं। उन्होंने कॉलर्स बिठाए हुए होते हैं अपने यहाँ पर। आइए जी, मैं चलता हूँ फिर आगे। तो ये थी बेटे हमारी स्टेचुरी बुक्स। अब हम चल रहे हैं अदर बुक्स की तरफ। नंबर 2, अदर बुक्स
in addition to statutory books, in addition to statutory books, some subsidiary books are also maintained by the insurance companies. For example, जैसे, हाँ जी, कमीशन बुक, कमीशन रजिस्टर, जिसमें सारी बातें लिखी होंगी, कमीशन कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पे हो गया, वगैरह वगैरह। और देखो जी, और क्या हो सकता है, एजेंसी बुक, एजेंसी रजिस्टर, कोई हमने एजेंसी किसी को दे रखी है या ले रखी है इंश्योरेंस वाली, हाँ जी। पॉलिसीज के ऊपर हो सकता है लोन वोन ले रखा हो, पॉलिसी लोन रजिस्टर, हाँ जी। जनरल लोन रजिस्टर, भाई हो सकता है ना कंपनी ने खुद भी तो कोई लोन ले रखा होगा। नेक्स्ट, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी ने, क्योंकि बेटे ये करती क्या है कंपनी, लोगों से पैसा लेती है और उसको आगे इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, ठीक है। अगला नंबर, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, प्रीमियम का रजिस्टर होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आ रहा है, और क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड मैनी मोर, डिपेंड करता है बिजनेस, मतलब उनके यहाँ पर ट्रांजैक्शन किस किस तरह की घूम रही है। और तो मैंने मान लिया कि बच्चों को इतनी बातें क्लियर है। हाँ जी बेटे, आइए तो जरा। तो मैंने मान लिया कि सब बच्चों ने नोट कर लिया है। हालांकि हमने समझ लिया है कि जनरल इंश्योरेंस किसको कहते हैं और किसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम आएंगे इसके सेकंड पार्ट पर, जो है अकाउंटिंग वाला पार्ट। सो तो नहीं रहे हो बेटे, थोड़ी सी थ्योरी हो गई, हो सकता है नींद आ गई हो। अब जरा आँख खुलने का टाइम आ गया है। देखो जी जरा, तो हमने पढ़ा दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। अब जरा देखो तो सही, इनके अंदर होती क्या क्या चीजें हैं, इनके अंदर होती क्या क्या चीजें हैं। जैसे इंश्योरेंस है और इधर लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ एश्योरेंस। तो आओ जरा, हाँ जी, पहले मैं बात करता हूं इधर तो मैं लिखता हूं लाइफ
इंश्योरेंस पॉलिसी, एश्योरेंस होता है, तो मैं बात करूं लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कंपनी क्या करती है, कि इसके अंदर कंपनी क्या करती है। देखो बेटे, ये है इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान देना इस चीज पर, इंश्योरेंस कंपनी, और इसने देखा, ये इधर देख रही है, ये क्या है, ये पूरे इंडिया को देख रही है। फॉर एग्जाम्पल इसने ये अंदाजा लगाया, ध्यान से बच्चों, कि यहां पर पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। क्या है बेटे, बहुत सारी जनसंख्या है, और बहुत सारी जनसंख्या में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कमाते हैं और कई ऐसे हैं जो नहीं कमाते हैं। तो पूरी जनसंख्या में से इसकी निगाह है उन लोगों के ऊपर जो लोग खूब कमाते हैं, क्योंकि बेचारे गरीब को क्या, वो तो कहेगा कि मेरे चले जाने से ऐसा क्या होने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जब भी हम लोग ऐसी मजदूरी करके खा रहे थे, जब भी ऐसी मजदूरी करके खाएंगे, तो मेरे परिवार को तो तब भी मजदूरी करनी, तब भी। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने ये देखा कि इतनी सारी पब्लिक में से क्या सभी लोग रोज मर सकते हैं? नहीं। तो क्या किया बेटे, इसने, इस इंश्योरेंस कंपनी ने इन सभी से क्या कहा, पब्लिक से, ये कौन है बेटे, पूरी पब्लिक, इन सभी से क्या ले रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी इन सभी से ले रही है इंश्योरेंस प्रीमियम लेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदे से साल भर का लेती है 10,000। देखना तो जरा, लाखों लोगों से कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और इस इंश्योरेंस कंपनी ने ये अंदाजा लगा रखा है कि लाखों लोगों में से मुश्किल से 50 या 25 की डेथ हो सकती है, एक्सीडेंटल डेथ। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी उसकी बात करती है कि वो जो डेथ है वो एक्सीडेंटल जो है, वो किस तरह की एक्सीडेंटल, इन द सेंस की बेटे कुछ टर्म्स होती हैं जिनको एक्सीडेंट माना जाता है वहां पर। अब उनको हमें क्लास में नहीं पढ़ना, आप ऐसे समझ लीजिए किसी की रोड एक्सीडेंट में अगर कोई डेथ हो गई, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि इतने सारे लोगों से पैसा, मैं अगर सिर्फ इनकी गिनती करूं तो इनमें से बेटे सिर्फ एक की ही रेशो आएगी, इतनी छोटी से ग्राफ में। तो अगर मैं देखूं पूरे इंडिया के अंदर तो बहुत कम लोगों का हिसाब किताब इस तरह से होता है। तो अब ये मत सोचना कि नहीं सर हम तो देखते हैं बहुत ज्यादा एक्सीडेंट। बेटे बहुत ज्यादा आप देखते हो, लेकिन आप भी तो इतना छोटे से हिस्से में से एक हो पूरे इंडिया के। हाँ, तो इन सब से वो क्या लेती है, इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है, और इन सभी से आ रहा है बेटे प्रीमियम, इनसे भी सब से आ रहा है प्रीमियम। सोचो जरा कितना पैसा इसके पास आता होगा। और ये जो ले रही है उसको बोलेंगे रिस्क का हिस्सा। क्या कहा, पब्लिक तुम अपना रिस्क बेच दो मुझे। पब्लिक क्या कर रही है बेटे, अपना रिस्क सेल कर रही है। किसको सेल कर रही है, लाइफ का रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी को, और ये रिस्क खरीद रही है। कैसे, वहां से क्या मिलेगा, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम इसको मिलेगा। कह रहे मैं तुम्हारे से सिर्फ 10,000 तो ले रही हूँ, अगर गलती से तुम्हारी डेथ हो गई एक्सीडेंटल, तो सोचो जरा तुम्हारे परिवार का क्या होगा। तुम्हारे जाने बाद कुछ नहीं चाहोगे उनके लिए कुछ हो, कि हाँ हर आदमी चाहता है। तो ऐसे केस में ये इनको कमिटमेंट करती है, जिस कमिटमेंट को बोला जाता है बेटे क्या, पॉलिसी अमाउंट। क्या बोला जाता है, पॉलिसी अमाउंट, कि हम तुम्हें कमिटमेंट करते हैं अगर तुम्हें गलती से भी कुछ हो गया तो हम कितने देंगे तुम्हारे परिवार को, 10 लाख रुपए। तो सोचो जरा बेटे, तो ये एक वर्ड हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या, रिस्क का शेयर करने का कंसिडरेशन इंश्योरेंस कंपनी को जो मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी की तो यही कमाई है ना। लेकिन ये देखो जरा, अगर गलती से भी एक की डेथ हो गई तो पॉलिसी अमाउंट जो पे करनी पड़ी, मतलब कि पब्लिक आएगी और उनसे क्लेम करेगी। ये पब्लिक क्या करेगी, इनसे क्लेम करेगी, दावा करेगी, मांगेगी
कि लाओ भाई तुमने जो कमिटमेंट किया था लाओ इधर। तो इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटे, वो क्लेम पे करना पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं क्लेम पेड। ये क्या होता है, ये कंपनी का क्या होता है, खर्चा, और ये कंपनी के लिए क्या होती है बेटे, इनकम। हमें आज इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी है। अच्छा, तो एक टर्म तो आई बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरी टर्म आई लाइफ इंश्योरेंस मतलब सॉरी पॉलिसी अमाउंट, तीसरी टर्म आई बेटे क्लेम पेड। नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म क्या, कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो किस तरह से करता है, वो क्या कह रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया इन 10 ईयर्स के लिए किसी ने अपने आप को इंश्योर करवाया, 10 ईयर्स। देखो कराने को मैं एक या 1.5 लेक्चर में खत्म करा दूं, पर बात उसकी नहीं है बेटे, बात है कि कॉन्सेप्चुअली पूरे स्ट्रोंग रहे आप लोग, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें यहां बता रहा हूं। क्या कहा इसने अपने आप को कोई मतलब ये लोग पब्लिक क्या कर रही है, ये किस तरह की पॉलिसी दे रही है कंपनी कि अपने आप को 10 साल के लिए इंश्योर कराया, या मैं सही वर्ड बोलूं तो एश्योर कराया। तो 10 साल तक क्या करता रहा वो, हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता रहा, 10,000 10,000 10,000 10,000। क्या किया उसने, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, और पता है ये साल भर के पहली तारीख को कट जाता है, पहली तारीख को पे करते हैं। तो एक वर्ड तो हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और ये कहा कि अगर तुम्हें गलती से इन 10 वर्ष के लिए तुम्हारे जिंदा रहने की गारंटी हमारी, अगर तुम नहीं जिंदा रहोगे, देखो भगवान बनने की कोशिश कर रही है कंपनी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें पॉलिसी, तुम्हारे घर वालों को पॉलिसी अमाउंट दे देंगे। फिर अगर गलती से कुछ हो गया और घर वाले आए तो बेटे जो पेमेंट किया वो क्या कहलाएगा, क्लेम पेड। और सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है मान ले 10 साल खत्म हो गए, ये देखो बेटे आज यहाँ पे मान ले 10 साल खत्म हो गए, 10 ईयर्स खत्म हो गए, और उस आदमी ने 10-10 करके पूरे के पूरे 10 साल में कंपनी को दे दिए हैं 1 लाख रुपए। कंपनी को यहां तक उसने कितने दे दिए हैं, 1 लाख रुपए। लेकिन फिर भी बच गया, और वो जाके कह रहा है कंपनी, हाँ यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब अब इसे खुशी समझे, वो देखो क्या कह रहे हैं, क्या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में देखे तो ये गलत बात है, लेकिन हकीकत तो यही है बेटे, क्या कि एक मिनट सर, मैं हाँ जी बेटे, तो अब ये कहते कि मैं तो बच गया, तो ये कहते कि चिंता मत करो, जो तुमने हमें दिया हम तुम्हें वापस कर देंगे, जो दिया। इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट। नंबर 4 टर्म इधर आते हैं, क्या वापस कर देंगे जो दिया, 1 लाख रुपए प्लस कुछ एक्स्ट्रा देंगे। एक्स्ट्रा जो देंगे वो कहलाएगा बेटे बोनस, नंबर 5 टर्म। और जो आया था वापस दे रहे हैं, मैच्योरिटी पर जो अमाउंट दी जाएगी वो कहलाएगी बेटे मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, प्लीज एक बार नोट करें। हाँ जी बेटे, तो ठीक है, तो आपको ये दोनों टर्म भी क्लियर है। मैं आगे चल रहा हूं बच्चों। अब कई बार क्या होता है बेटे, जरूरी थोड़ा ना हर आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ हमेशा ठीक रहे, बीच बीच में गड़बड़ भी तो हो जाती है ना। तो मान लिया इस आदमी ने, मान लिया इन्होंने 10 साल तक नहीं गए, और इन्होंने क्या किया, पहले साल प्रीमियम दिया, दूसरे साल प्रीमियम दिया, तीसरे साल प्रीमियम दिया, और इन्होंने कहा बस मैं नहीं जा रहा आगे, मैं नहीं जा रहा आगे,
क्योंकि दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, खराब हो गई यहाँ पे आके, ये नहीं दे सकते प्रीमियम। दूसरी वजह कि इनको किसी और कंपनी का कॉल आया और उस कंपनी में ज्यादा अच्छे ऑफर दिए जा रहे हैं, तो ये लोग हो सकता है उस पर शिफ्ट हो जाए। तो मतलब बीच में ये क्या करेंगे, अपनी इस पॉलिसी वाले सर्टिफिकेट को लेकर के जाएंगे, कंपनी जी लो पकड़ो वापस, और क्या कर देंगे उसको बेटे, सरेंडर कर देंगे। तो ऐसे केस में जो होता है वो क्या कहलाता है बेटे, वो कहलाती है सरेंडर वैल्यू। पता है पॉलिसी के एग्रीमेंट में शुरू में लिखी रहती है ये बातें, क्या लिखी रहती हैं कि अगर पहले साल में सरेंडर करने आओगे तो हम तुम्हें कितनी वैल्यू देंगे। पहले साल बेटे हमेशा 0 होती है। दूसरे साल में आए अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर करने तो इतने रुपए, तीसरे में आए तो इतने रुपए, ये सब चीजें पहले से ही लिखी होती हैं। कहां पर, उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर सारी कंडीशंस। तो मैं बोलूं यहां पर 6 टर्म हमारी ये हुई सरेंडर वैल्यू। अगर कोई आता है और उसको सरेंडर वैल्यू देनी पड़ी तो ये कंपनी के लिए क्या है बेटे, खर्चा। चलिए जी, ये तो बातें रही थी बेटे लाइफ पॉलिसी में होता क्या क्या है। आइए जरा थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग जनरल इंश्योरेंस की भी बात करेंगे, उसी के बाद अकाउंटिंग देखेंगे। ऐसे नहीं, पता ही नहीं है अकाउंटिंग किसकी करने जा रहे हैं तो क्या फायदा। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, यहां पे क्या हो रहा है बेटे, यहां पे क्या हो रहा है, फिर से वही बातें, फिर से वही बातें। इस कंपनी ने देखा, क्या देखा कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब लोग अपनी कार, कोई मोटरसाइकिल लेके चल रहा है, कोई कार लेके चल रहा है। हाँ जी बेटे, ध्यान से बच्चों, इस कंपनी ने अंदाजा लगाया, क्या अंदाजा लगाया, उसने अंदाजा लगाया कि आम तौर पर रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, आम तौर पर रोड पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। आप देखोगे हर दिन हमें कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट देखने को मिल ही जाता है कि हाँ भाई ऐसे एक्सीडेंट हो गया। पर जरा मुझे ये बताओ, क्या एक साथ कभी ऐसा हुआ है कि सारी सड़कों पे ही एक्सीडेंट हो रहा हो? नहीं हुआ ना। तो कंपनी ने हिसाब किताब लगाया कि हमारे पास लाखों लोग अपनी गाड़ी का या अपने ट्रैक्टर का या अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराने के लिए आए। क्या कहा उन्होंने, अपनी गाड़ी घोड़े सब चीजों का इंश्योरेंस कराने के लिए आए। और फिर से क्या हुआ, नंबर 1, इन सभी ने, ये सब लोग दे रहे हैं बेटे इनको, क्या दे रहे हैं बेटे, ध्यान से, ये सभी लोग इस कंपनी को दे रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, क्या आ रहा है बेटे, इतना सारा क्या आ गया इस कंपनी के पास, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आ गया है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम। यही तो इस कंपनी की कमाई है। अब मान लिया एक एक कार का इंश्योरेंस 10-10 हजार रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल एक एक कार का इंश्योरेंस 10,000 रुपए का है, और ये इस बात का वो है कि हम तुम्हें तुम्हारी कार टूटने पर 1 लाख रुपए देंगे। हालांकि वहां पर कुछ और चीजें होती हैं, हर साल का अलग अलग इंश्योरेंस वैल्यू होती है। जब जब कार नेक्स्ट ईयर में री इंश्योर होगी, दोबारा से इंश्योरेंस कराएंगी, तो क्या होगा बेटे वहां पर, वो ऐसे केस में क्या होगा, फिर से उसकी वैल्यू घटती है, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएबल असेट्स होती है। ऐसी बात बिल्डिंग की होती है, ऐसी बात आगे होती है। तो हर साल बेटे प्रीमियम भी कम होता चला जाता है, क्योंकि वैल्यू घटती चली जाती है। खैर मुद्दे की बात पे आता हूँ। पहली बात तो इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरी बात इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, पॉलिसी। उस पर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या देंगे, पॉलिसी अमाउंट। और बेटे अंदाजन लगाया, क्या मान लिया 2 कार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा रेशो बैठता है, आपको पता है ना, हर गली में थोड़ा ना एक साथ एक्सीडेंट होगा। हम जहां जाएंगे वहीं हमें एक्सीडेंट थोड़ा ना दिखते हैं, एक आध जगह दिख गया सो दिख गया। तो यही बातें यहां पर है। तो देना कितने को पड़ा इनको, इन्हें, सर हाँ, अगर साल भर बीत गया, हाँ,
और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या कंपनी पैसे वापस देती है? आंसर इज नो, नो। तो जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क है? जनरल इंश्योरेंस में कभी भी कंपनी पैसे वापस नहीं देगी, प्रीमियम इससे मिल गया तो मिल गया, कभी भी कंपनी की तरफ से पैसा वापस नहीं जाएगा। क्या यहां पर सरेंडर वैल्यू है? आंसर इज नो, यहां पर सरेंडर करने का कोई मतलब नहीं है। क्या यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू है? नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटे, क्लेम पे करना पड़ सकता है, यस। अगर इस वाले को पेमेंट किया नंबर 3 तो क्या करेंगे बेटे? उसने कंपनी ने, उन्होंने कार वालों ने कहा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, इन्होंने एफआईआर लिखाई और दुनिया भर की बातें हुई, तब जाके यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया, कर पाए इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी ने उनको क्लेम पे कर दिया। हालांकि इतनी आसानी से पे नहीं करती, चक्कर कटाते कई सारी चीजें हो जाती हैं। खैर, कम टू द पॉइंट, ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर रही है। किसको पे कर रही है? क्लेमेंट को, जिसका इसने इंश्योरेंस किया था। आई होप आपको ये बात समझ में आई बेटे। इंश्योरेंस प्रीमियम इसके लिए, कंपनी के लिए क्या है? इनकम है, और ये क्या लिया है? ये क्या है? इसका खर्चा। जूम आउट, कंप्लीट जूम आउट, दोनों एक साथ दिखे। बच्चों लिए थे 100 रुपए, मान लें 10-10 हजार रुपए, और ऐसे केस में वो कंपनी, दोनों की दोनों कंपनियां उस पैसे का करेंगी क्या? क्या वो पैसा ऐसे ही खाली बैठने देते हैं? बिल्कुल नहीं बेटे। ये सब लोग क्या करते हैं, मेन काम इनका पैसे इस तरह से लेकर के इन्वेस्टमेंट करने का होता है, और ये दोनों ही कंपनियां पैसे को बेटे आगे इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो। दोनों लोग क्या करेंगे? उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो पहली इनकम तो इन दोनों कंपनी की मैं बोल सकता हूं, प्रीमियम जो आ रहा है, सबसे पहली बात बेटे प्रीमियम आया, ठीक है। दूसरी बात और क्या इनकम इनकी हो सकती है? इन्होंने जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां से जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी चीजें आ रही हैं वो सब इनकी इनकम है, ठीक है। और सोचो जरा, और क्या हो सकता है? एक और चीज हो सकती है। क्या? एक और चीज हो सकती है, देखो जरा, आइए मैं बताता हूं। कई बार इन्होंने क्या किया, चलो मैं अगला ग्राफ बना के समझाता हूं। देखो यही सब चीजें हैं जो अपने उसमें आनी है। अगर गलती से आपकी कोई टर्म अधूरी रह गई तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, और अगर आपने सारी टर्म्स अच्छे से समझी जो मैं समझा रहा हूं तो मतलब ही नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए। क्वेश्चन थ्योरी के नहीं होंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे, लेकिन वो तभी सोल्व हो पाएंगे जब अच्छे से अपनी टर्म्स क्लियर होंगी, कॉन्फिडेंटली रहेंगे आप। खैर, ये है कौन? पब्लिक। अच्छा, और ये है कौन? ये है जी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान से, जिस टाइम पर इंश्योरेंस हो रहा होता है उस टाइम तक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, ऐसे कर देंगे, अगर ये हुआ तो ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें। कभी कभी बात इतनी ज्यादा बड़ी बोल जाते हैं ये लोग कि कई बार झेला नहीं जाता, फिर ये लोग फंस जाते हैं। क्या मतलब? इन्होंने कहा एक कंपनी का बेटे रजिस्ट्रेशन था, मान लिया कि इस कंपनी की कैपेसिटी थी कि ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ का इंश्योरेंस कर सकती है, या 100 करोड़ का 1000 करोड़ का इंश्योरेंस कर सकती है। मान लिया इसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, कैपेसिटी। लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक, चाहे उसकी लाइफ का इंश्योरेंस की बात हो रही हो, चाहे उनके जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही हो, किसी की पब्लिक की, मान लिया प्रॉपर्टी की मैं बात कर लूं, मान लिया इस पब्लिक में कोई पर्सन है, जैसे धीरू भाई अंबानी थे कभी, रिलायंस की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो बेटे उनका तो बहुत बड़ा कारोबार है, टाटा, बिरला, इन सब का। अगर मैं बात करूं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है पब्लिक में, मान लिया टाटा बिरला है, टाटा की मान लिया प्रॉपर्टी है कोई 6000 करोड़ की, लेकिन इस कंपनी की कैपेसिटी कितनी की है? सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ की,
या चलो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4000 करोड़ की कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल। अब बेटे बड़ी मुश्किल से बिजनेस मिलता है, तो जैसे ये कंपनी है ऐसी एक कंपनी और भी है मार्केट में, जैसे ये कंपनी है ऐसी एक और कंपनी भी है मार्केट में, और उसकी कैपेसिटी भी 4000 करोड़ की है। तो ये तो ही बेटे इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1, और एक और है बेटे यहां पर इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2। उसकी भी मान लिया कैपेसिटी है कि वो 4000 करोड़ रुपए तक का की पॉलिसी अमाउंट को एक्सेप्ट कर सकती है। टाटा कंपनी के पास में ये कंपनी का कोई ऑफिस होगा या जानकारी होगी किसी तरह, तो टाटा कंपनी ने पूछा क्या तुम मेरा इंश्योरेंस कर सकती हो? बेटे ये मना थोड़ा ना करेंगे, ये तो क्या कि हाँ बिल्कुल, कैसी बातें कर दी, रिस्क कवर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर से इनको एक पॉलिसी अमाउंट दी, क्या कहा ध्यान से बेटे, इधर से इंश्योरेंस प्रीमियम आया, इंश्योरेंस प्रीमियम। खैर मैं दोबारा से बताता हूं ध्यान से, इस कंपनी ने उनको कमिट कर दिया, क्या दिया, एक सर्टिफिकेट दिया जिसका नाम था पॉलिसी अमाउंट, कि हम आपको पॉलिसी अमाउंट आपकी 6 करोड़ की हम साइन करते हैं, चिंता मत करो हम कर लेंगे काम। ये उनसे पूछ रही है यार मैंने ज्यादा बोल दिया, कुछ करेगा क्या? हाँ, तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी अपना भी इंश्योरेंस करवाती है, री इंश्योरेंस इसी को बोलते हैं। जब कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस वो अपना भी इंश्योरेंस कराती है तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस कराना, इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस कराना। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, हाँ जी, इस केस में क्या होता है बच्चों, इनके पास से टाटा बिरला के पास से यहां पर क्या गया बेटे, इंश्योरेंस प्रीमियम गया, इंश्योरेंस प्रीमियम गया। वो कितने रुपए का गया, वो गया जी मान लिया 100 करोड़ का या 600 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम गया। ठीक है, और साथ में एक और चीज गई जिसका नाम था रिस्क, और बेटे एक और चीज गई यहां पर रिस्क। कितने रुपए का रिस्क, 6000 करोड़ रुपए का रिस्क। ध्यान देना इस बात पर, ये झेल नहीं पाएगा रिस्क, ये झेल नहीं पाएगा रिस्क। तो इसने क्या किया, इसने प्रपोर्शनेटली रिस्क उनके पास ट्रांसफर कर दिया, अपने पास लिया, अपने पास से ये रिस्क ट्रांसफर कर रहा है आगे। जब ये आगे रिस्क ट्रांसफर करेगा, कितने रुपए का रिस्क, 4000 तक ये झेल सकता है, इसने आगे ट्रांसफर कर दिया बच्चों, रिस्क ट्रांसफर्ड, रिस्क ट्रांसफर्ड 2000 करोड़ का रिस्क इसने आगे ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये रिस्क ट्रांसफर करेगा तो आप सभी को मालूम है इस चीज का, क्या मालूम है कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ये फिर उसके साथ में शेयर करेगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली रिस्क शेयर कर दे और प्रीमियम के मजे खुद ले, जी नहीं। तो मान लिया 6000 करोड़ के लिए 600, तो 2000 करोड़ के लिए 200 करोड़ का ये क्या करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आगे ट्रांसफर कर देगा। तो पहली बात तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस क्या बोलते हैं इसको, री इंश्योरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, टाटा बिरला कंपनी ने अपना 6000 रुपए का इंश्योरेंस इनसे करवाया, इंश्योरेंस कंपनी ने 6000 पॉलिसी 6000 करोड़ की पॉलिसी अमाउंट उनको दी। ठीक है, इनके बस में सिर्फ था 6000 करोड़, मतलब 4000 करोड़ का इंश्योरेंस कर सकते थे, ये ज्यादा नहीं कर नहीं पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे। ठीक है, रजिस्टर्ड तो ज्यादा के लिए थे लेकिन झेल नहीं पा रहे थे, इनकी कैपेसिटी सिर्फ 4000 करोड़ की बनी। तो 6000 करोड़ का इन्होंने कमिटमेंट कर दिया, इधर पॉलिसी है अमाउंट, पॉलिसी सर्टिफिकेट इनको दे दिया, बदले में क्या ले लिया बेटे, 600 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया। लेकिन पॉलिसी 6000 की दी तो 6000 का रिस्क भी आ गया इनके पास। फिर इस कंपनी ने ये जो बिजनेस आया कस्टमर से, इसको क्या बोलते हैं बेटे, पहली बात, इस कंपनी के लिए ये बिजनेस जो आया इसको बोलते हैं डायरेक्ट बिजनेस, जो कस्टमर से सीधा सीधा इनके पास आया, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिजनेस। और इस कंपनी ने अपना ये बिजनेस आगे सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांसफर कर देना। एक और नाम आता है, क्या? एक और नाम आता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। री इंश्योरेंस बिजनेस को सीड कर देना, मतलब री इंश्योरेंस सीडेड, ट्रांसफर कर देना। अब जब री इंश्योरेंस बिजनेस सीड होगा तो पता क्या होगा फिर यहां पर, मतलब ये उस बिजनेस को लेगा अपने यहां पर। तो जिस वर्ड को ये बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी 1 क्या कर रही है, अपने इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस करा रही है और क्या कर रही है, इंश्योरेंस बिजनेस को सीड कर रही है, ठीक है। और ये यहां पे क्या कर रही है, री इंश्योरेंस बिजनेस को ये क्या कर रही है बेटे, एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्टेड। तो एक टर्म है री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, एक टर्म है बच्चों री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ध्यान रखना बेटे, ऐसे केस में इनके पास में प्रीमियम आया है और इनके पास से ये वाला री इंश्योरेंस वाला प्रीमियम गया है, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? अब बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सिर्फ स्क्रीन पे, कि ये 600 करोड़ रुपए प्रीमियम इनको रिसीव्ड और 200 करोड़ रुपए प्रीमियम पेड है, ठीक है। मतलब 400 करोड़ है जो इनकी कमाई है, ठीक है। अगर बेटे क्लेम देना पड़ा, भगवान ना करे उनके आंख लग गई और 6000 करोड़ का क्लेम देना पड़ा, तो जरा बताओगे 2000 करोड़ कौन देगा, 4000 करोड़ कौन देगा? 2000 करोड़ कौन देगा, 4000 करोड़ कौन देगा? हाँ, 2000 करोड़ देने पड़ेंगे इसको, क्योंकि इसने रिस्क ले लिया था, खरीदा था 2000 करोड़। और 4000 करोड़ कौन देगा, ये वाली कंपनी देगी, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब टाटा बिरला को ये तो कह नहीं सकते कि आप जाओ और उस कंपनी से ले लो 2000 और 4000 मुझसे ले लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा थोड़ा ना कहेगा कोई, ये वाली कंपनी क्या टाटा बिरला से ये कहेगी आप 4000 करोड़ तो मुझसे ले लो, जाओ 2000 के लिए उनके पास चले जाओ, बोल देना मेरा नाम ले देना, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे। यही कंपनी इनको 6000 करोड़ देगी इनसे 2000 करोड़ रिकवर करने के बाद। तो इनके यहां पर दो चीजें हैं, पहला नंबर है क्लेम रिसीव्ड, ये कंपनी इनसे क्लेम रिकवर्ड करेगी। तो ये क्या है बेटे, री इंश्योरेंस बिजनेस जो सीड किया था, क्या कहा मैंने, जो री इंश्योरेंस बिजनेस सीड किया था उस पर क्लेम आएगा, जो री इंश्योरेंस बिजनेस सीड किया था उस पर क्लेम आएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुन लो ध्यान से, 3 बार और रिपीट करूंगा। जो री इंश्योरेंस बिजनेस इन्होंने सीड किया था उस पर क्लेम आएगा, अगर आग लग गई तो। जो री इंश्योरेंस बिजनेस सीड किया था उस पर क्लेम आएगा। एक लास्ट बार, जो री इंश्योरेंस बिजनेस इन्होंने सीड किया था उस पर क्लेम आएगा, ध्यान से बेटे। और जो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट हुआ था, इसने एक्सेप्ट किया था ना, तो जिसने री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया था उस पर क्लेम जाएगा, जिसने री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया उसके यहां से क्लेम जाएगा, जिसने री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया उसके यहां से क्लेम जाएगा। ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन में ये वर्ड आएंगे, आपको अकाउंटिंग आराम से समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर वर्ड समझ में नहीं आए तो अकाउंटिंग में दिक्कत महसूस हो सकती है। हाँ जी, तो मैं मान रहा हूं कि सभी बच्चे समझदार हैं और सब बच्चों ने पूरा ध्यान दिया है, और अब मुझे आगे चलने की इजाजत है। आइए बेटे हम लोग चलते हैं। एक बार इसका प्रिंट आउट भी ले लूं, ये अच्छा बन गया। ये प्रिंट आउट थोड़ा सा मैं इसलिए लेता हूं, अगर मान ली गलती से आप कोई डाउट पूछो ना इसमें, तो मैं ताकि आपको स्लाइड वाइज डिस्कस कर सकूं। हाँ जी, चलिए अब बचा हुआ पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, हम लोग चलते हैं आगे की ओर।
नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट पेज पे बेटे हेडिंग डालिए पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स अब न्यूमेरिकल्स के हिसाब से थोड़ा सा आपको एक दो चीज और देखनी है। देखो जी, इसे इधर ही लिखता हूं, लाइफ इंश्योरेंस, बल्कि ऐसे बोलते हैं अकाउंटिंग, ये ऐसे करते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऐसे करो, लिखो अकाउंटिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एक तो ये है जी। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी बेटे, यहां पर इरडा ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। हाँ जी, इरडा की कुछ रेगुलेशंस हैं। इरडा रेगुलेशन है रेगुलेशन 3। इरडा रेगुलेशन 3 और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसके बेटे कुछ शेड्यूल है। एक शेड्यूल है यहां पर, ध्यान से इधर देखना, शेड्यूल ए, और इनके लिए कौन सा शेड्यूल है बेटे, शेड्यूल बी। अपने आप आपको नाम याद हो जाएंगे, ध्यान से देखना बेटे कैसे। ये शेड्यूल ए कुछ पार्ट्स में बटा है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और जी पार्ट नंबर 4, और एक और पार्ट है बेटे पार्ट नंबर 5। अच्छा, यहां पे क्या क्या पार्ट्स हैं? पहला पार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां बेटे इस शेड्यूल को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, कुछ रूल्स लिखे हैं जिनके आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं इंश्योरेंस कंपनी के। अच्छा, फिर दूसरी बात, पार्ट नंबर 2, यहां पर कुछ डिस्क्लोजर संबंधित बात की है। डिस्क्लोजर्स, सर जूम कर लेना, डिस्क्लोजर्स फ्रेमिंग, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर्स फ्रेमिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर पार्ट नंबर 3 में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये बेटे कुछ इस तरह से है जैसे आपने सीपीटी का एग्जाम का फॉर्म भरा था ना, आपको याद है गोले गोले भरे थे वहां पर। हाँ सर, वहां पे एग्जाम फॉर्म में कुछ
आपको कुछ सैंपल बता रखा था, कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रखी थी, ये वाला कॉलम ऐसे भरना है, हाँ ऐसे ही इसमें होता है। इनका बना बनाया एक फॉर्म होता है और उससे पहले कुछ बातें बताई गई होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस। नंबर 3, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और पार्ट नंबर 4, कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। इनकी बेटे कुछ मैनेजमेंट्स की रिपोर्ट होती हैं, उसको बताया गया पार्ट नंबर 4 में। और अब बात हो रही है पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में जाकर के, जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था ना, शेड्यूल 3 है, हाँ शेड्यूल 3 है, उसमें पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनती है, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस है। ऐसे ही बेटे यहाँ पर कुछ पार्ट्स में चीजें बांटी गई हैं, तो मैं उनको गिना रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या है किस पार्ट में। तो पार्ट 5 में जाकर बातें बताई गई हैं, फॉर्मेट बताया गया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हैं, ध्यान देना जरा, अब बहुत काम की चीज शुरू हो गई। नंबर 1, सबसे पहली बात बेटे यहाँ पे जो है बच्चों, वो है रिवेन्यू अकाउंट। अभी लिख लो बस इसे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब समझ लो बेटे, इंश्योरेंस कंपनी में ट्रेडिंग समझ लो, ट्रेडिंग की तरह है रिवेन्यू अकाउंट, और बाकी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट को जाना जाता है शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से भी, शेयर होल्डर्स अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और नंबर 3, ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट लॉस बन गए, अब बनेगी बेटे बैलेंस शीट। नंबर 3 है बच्चों बैलेंस शीट। और नंबर 4, एक और चीज बिल्कुल कैश फ्लो की तरह, ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। इनको बनाना होता है बिल्कुल वैसे जैसे एज पर डायरेक्ट मेथड ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां पर जो डायरेक्ट मेथड बताया है, ठीक उसी तरह से यहां पर इनको अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। अब मैं बात करता हूं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में क्या होता है। इरडा की रेगुलेशन ने बताया, वहां पर भी इरडा की रेगुलेशन ने इसको 5 पार्ट में ही बांटा है, सॉरी 4 पार्ट में बांटा है। हाँ जी, पार्ट नंबर 1 बिल्कुल डिक्टो सेम वहां पे लिखना है। सर थोड़ा सा जूम कर देना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल डिक्टो सेम बेटे, जैसे यहाँ पे ऐसे ही वहां पे पार्ट 1 सेम नहीं लिखना, बिल्कुल भी लिख दो दोबारा से उसको, ये नहीं पता चला सेम लिख दिया वहां पे। दूसरा बिल्कुल डिक्टो सेम है वहां पर, डिस्क्लोजर्स फ्रेमिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो उसको जूम कर देना। नंबर 3 वो भी सेम है वहां पर, पार्ट नंबर 3 जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी है वहाँ पर। खैर अगला पार्ट जो है वहाँ पर वो है बेटे जो शेड्यूल ए में पार्ट 5 होता है, बस वैसा ही यहाँ पर पार्ट 4 होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें होंगी। कैसी बातें? नंबर 1 रेवेन्यू अकाउंट होगा। रेवेन्यू अकाउंट्स होगा। अच्छा, नंबर 2 यहाँ पर जो होगा, मतलब ये हमें सीखने हैं बेटे, ये अकाउंट्स है जो हमें सीखने हैं। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर दूसरे नाम नहीं होते इनके, कभी आप सोचो कि यहाँ पे भी नाम सेम लिख दें क्या। नंबर 3 बेटे बिल्कुल डिक्टो सेम, वही बैलेंस शीट और नंबर 4 वो भी डिक्टो सेम है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एज पर डायरेक्ट मेथड ऑफ, अरे मैंने AS13 लिख दिया गलती से यहाँ पे, लेकिन बोला 3 था। AS3 AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर इनका आइए जरा एक चीज और थोड़ी सी देखनी है इसी में। इनका पता है ये फॉर्म होते हैं जिनको कि भर के भेजा जाता है बैलेंस शीट के रूप में, तो उनके कुछ फॉर्म नंबर्स भी हैं। सर वो भी याद करने होंगे? अपने आप याद हो जाएंगे। क्या मतलब? जैसे ये क्या है? रिवेन्यू अकाउंट। हाँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। अब प्लीज पेन चलाना रोक के इधर ध्यान दो। ये क्या है बताओ? रिवेन्यू अकाउंट। ये कौन से शेड्यूल में है? ये है शेड्यूल ए के अंदर। तो इसका जो फॉर्म नंबर है, इसका जो फॉर्म नंबर है वो होगा ARA। क्या नाम है बेटे इस फॉर्म का? ARA। अच्छा चलो बताओ ये क्या है? ये तो सर प्रॉफिट एंड लॉस है। बताओ ये कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल ए में है, तो इसका नाम क्या पड़ा? APL। APL। और बताओ ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है बैलेंस शीट। ये कौन से शेड्यूल में है? ये है जी ए शेड्यूल में, तो इसका नाम क्या पड़ा? ABS। ABS। ठीक है, चलिए जी अब मैं आगे चल रहा हूं। इधर क्या नाम होंगे बता सकते हो? वो शेड्यूल बी में है बच्चों। हाँ, तो इधर क्या नाम होंगे जी? क्या नाम होंगे इन फॉर्म्स के? सर ये डालने पड़ेंगे। हाँ बेटे डालने हैं। बैलेंस शीट के ऊपर लिखना पड़ेगा, रिवेन्यू अकाउंट के ऊपर लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लिखना पड़ेगा। इसको में क्या है? रिवेन्यू अकाउंट है और ये शेड्यूल बी में, तो मैं बोलूं BRA। हाँ BRA। इधर BPL। इधर BBS। प्लीज एक बार नोट कर लें। हाँ जी, इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें बैलेंस शीट में दोनों जगह पर 15 शेड्यूल्स भी हैं। यहाँ पर 15 शेड्यूल्स भी हैं। सर शेड्यूल्स हैं या नोट्स टू अकाउंट्स हैं? अरे बेटे पहले जो कंपनी अकाउंट था, कंपनीज एक्ट, वो सबको शेड्यूल बोलता था।
बस आजकल वो बोल रहा है नोट्स टू अकाउंट्स, लेकिन ये शेड्यूल, ये जो एक्ट है इंश्योरेंस कंपनी वाला, वो आज भी शेड्यूल वर्ड यूज करता है। पहले नोट्स टू अकाउंट्स का नाम कंपनीज एक्ट 1956 और दूसरी जगह पर दूसरे एक्ट में भी जो बाद में अमेंड हुआ शेड्यूल होता था, अब उसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलने लगे। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें सब बच्चों को क्लियर है और मुझे आगे चलने की इजाजत है। एक छोटी सी बात बता करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो तब मैं आगे चलूंगा। हाँ जी, एक नोट डालते हैं यहीं पे, कॉमन नोट, नोट लिखे, जूम, कंपनीज कंपनीज एएस रूल्स, कंपनीज एएस रूल्स 2015, कंपनीज एएस रूल्स 2015 जो है वो क्लियरली बात बोलते हैं, क्लियरली सेज, क्या बात बताते हैं, वो क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को बोलते हैं दैट IFRS मतलब इंड एएस। मैं ये समझता हूं कि सब बच्चों को बेसिक में इतनी बात बताई गई है फर्स्ट ग्रुप में कि क्या होता है IFRS, क्या होता है इंड एएस वगैरह। हाँ जी, कि ये IFRS मतलब इंड एएस, शैल नोट अप्लाई, shall not apply on insurance companies। मतलब यहां पर IFRS नहीं लगेंगे, यानी इंड एएस नहीं लगेंगे इन कंपनीज पर। क्योंकि बेटे RBI, because RBI and IRDA ये एक्ट डज नॉट या डू नॉट, दोनों डू नॉट एग्री विद IFRS, मतलब इंड एएस के साथ में ये लोग एग्री नहीं करते, इनको नहीं लगता ये चीजें सही बात बता रहे हैं इनके हिसाब से। सो सच कंपनीज फॉलो एएस ओनली, वो क्या करती हैं फिर, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करती हैं बस। हाँ जी, जूम आउट, मैंने मान लिया कि आपने नोट कर लिया है। तो आइए बेटे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले हम लोग बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। कहां से बात करेंगे हम लोग? जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, आइए फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसका एक प्रिंट ले लेता हूं। हाँ जी, हेडिंग बनाए सब बच्चे।
सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे। शेड्यूल बी, शेड्यूल बी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें होता क्या है बच्चों, ये जो जनरल इंश्योरेंस कवर करता है, ये 3 तरह के जनरल इंश्योरेंस कवर करता है। द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी is divided into 3 types. 3 types of general insurance. इन्होंने इनके बिजनेस को, इस एक्ट ने क्या किया, जनरल इंश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पर्पज से इनके जो जनरल वाले इंश्योरेंस है, उन इंश्योरेंसेस को 3 तरह के टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 फायर इंश्योरेंस, नंबर 2 मरीन इंश्योरेंस, और नंबर 3 मिसलेनियस इंश्योरेंस। प्लीज एक बार इसको नोट कर लें सब बच्चे। तो बेटे 3 तरह के इंश्योरेंस हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस अदर इंश्योरेंस। भाई फायर इंश्योरेंस की जो है ना, कई सारी पॉलिसी होती है, सीधी सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है ये किस बात का इंश्योरेंस है, अगेंस्ट फायर। फायर के अगेंस्ट में कोई नुकसान हो, ठीक है ना, फायर के द्वारा कोई नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करने का की पॉलिसी है ये। इधर मरीन जो भी समुद्र में, जो भी अगेंस्ट पेरिल्स ऑफ सी ऐसे बोला जाता है, समुद्र में होने वाली चीजों की वजह से जो नुकसान हुआ है, चाहे वो शिप के ओनर को, चाहे वो गुड्स के ओनर को। अगर कोई बंदा अपना गुड्स भेज रहा है किससे, पानी के जहाज से, तो वहां पर जो चीजें होती हैं उसमें किसी भी वजह से जो कोई नुकसान होता है, तो जहाज का नुकसान और गुड्स का नुकसान दोनों का कंपनसेशन के लिए पॉलिसी दी जाती है। ठीक है भाई, जिसका जहाज है वो अपनी टेंशन लेगा, वो भी लेता है, तो वो मरीन इंश्योरेंस कहलाता है। ऐसा आदमी जब इंश्योरेंस कराएगा अपने जहाज का तो क्या कहलाएगा, मरीन इंश्योरेंस। और जो गुड्स भेज रहा है उस जहाज से, उसकी टेंशन वो लेगा, उसका इंश्योरेंस वो कराएगा। तो ऐसा गुड्स किस पॉलिसी के तहत में इंश्योरेंस कंपनसेशन के लिए रेडी होता है, मतलब कि सेफ होता है, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में। बाकी सारी पॉलिसियां कहलाती हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस पॉलिसियां। आइए मैं कुछ नाम बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि फायर पॉलिसी में वैल्यूड पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, आपने फर्स्ट ग्रुप में ही पढ़ा है, एवरेज क्लोज जहां पर अंडर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। मरीन में जैसे टाइम पॉलिसी, वॉइस पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी हैं। प्लीज आप आज इसको जाके पढ़ना बेटे घर से, इतनी वाली थ्योरी, ठीक है। अपने असाइनमेंट के पेज नंबर 12.6 पे है जनरल इंश्योरेंस के बारे में थ्योरी, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये आपको पढ़ना है जरूर। अच्छा, फिर मरीन में क्या है, इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर, जैसे कि जहाज के डूब जाने की वजह से, या फिर भाई कोई माल के डूब जाने की वजह से, गुड्स वगैरह के कार्गो, जो कार्गो बोला जाता है, ठीक है, तो उनसे सेफ्टी के लिए होता है मरीन इंश्योरेंस। एक होता है बेटे मिसलेनियस इंश्योरेंस, जैसे कि
यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, या फिर भाई किसी तरह की प्रोफेशनल लायबिलिटी आ गई हो उस चीज़ का इंश्योरेंस, तो वो सब चीज़ें क्या है मिसलेनियस इंश्योरेंस में कवर होंगी। ठीक है, आइए फिर चलते हैं, जूम कर लेना। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है ये, तो इनके लिए क्या करती है कंपनी, यहां के लिए सेपरेट revenue accounts are made for each of such insurance। जैसे मैं बोल सकता हूं क्या, यहां पर एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं, छोटा सा हल्का सा। अभी कोई ये फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं मैं, अभी तो मैं बस ऐसी एक रफ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं कि इस कंपनी के जो खाते होंगे वो किस तरह से हम लोग बनाएंगे और क्या क्या चीजें होंगी उसमें। ठीक है, देखो तो जरा देखो बेटे, एक तो इन्होंने यहां पे बनाया रिवेन्यू अकाउंट, एक इन्होंने यहां पे बनाया रिवेन्यू अकाउंट, सब बच्चे ध्यान देना, एक इन्होंने बनाया यहाँ पे रिवेन्यू अकाउंट, किसके लिए, इन तीनों तरह के जनरल इंश्योरेंस के लिए। क्या नाम है इसका, फायर इंश्योरेंस वाला रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट। फिर एक और बेटे रिवेन्यू अकाउंट बनाया गया, किसका, मरीन इंश्योरेंस का, इस वाली पॉलिसी का। एक और रिवेन्यू अकाउंट बनाया गया मिसलेनियस इंश्योरेंस वाला। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि भाई ये कैसे होते हैं ये लोग, ये रिवेन्यू अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग की तरह, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होते हैं। फिर इनसे क्या निकल के आता है बेटे, इनसे निकल के आता है एक प्रॉफिट, सभी जगह पर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, जिसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और तीनों का प्रॉफिट एक ही अकाउंट में इकट्ठा कर लिया जाता है। बेटे पहली बात तो हमने क्या बनाना है, रिवेन्यू अकाउंट बनाना है सबका। दूसरी बात क्या बनाना है सर जूम कर देना। दूसरी बात बेटे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे सबके जीपी उतारे जाते हैं ना, ऐसे ही बेटे सबके यहाँ पर प्रॉफिट उतार लिए जाएंगे, यानी कि फायर का, मरीन का और किसका, मिसलेनियस इंश्योरेंस का, सभी का प्रॉफिट जब यहाँ पर उतार लिया जाएगा तो ये आएगा सबका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे बेटे जीपी होता है, फिर कुछ अदर इनकम जोड़ते हैं, कुछ बेटे अदर इनकम जोड़ते हैं, कुछ अदर इनकम के बाद में कुछ खर्चे वर्चे होते हैं, कुछ खर्चे वर्चे होते हैं। खैर कुल मिला के यहाँ से क्या निकल आता है हमारा, यहाँ से निकल आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकल आता है बेटे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद हम लोग जो बनाते हैं अगला नंबर है बच्चों नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पार्ट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, ये है बेटे बैलेंस शीट। फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं जो हमें सीखनी है। सर हाँ, एग्जाम के हिसाब से इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, एग्जाम में बार बार ये पूछा जा रहा है। रिवेन्यू अकाउंट 8 मार्क्स का,
ध्यान रहे 8 नंबर का पूछा गया है रिवेन्यू अकाउंट बार बार। तो ये क्वेश्चन वैसे अब की बार जो एक्सपेक्टेड है ये 16 मार्क्स का पूरा पूरा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और आज हम लोग जो सीखेंगे वो है बेटे फॉर्मेट। आज हम लोग करेंगे बेटे पहले रिवेन्यू अकाउंट के फॉर्मेट्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों ने इतनी बातें नोट कर ली होंगी। पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग लें, क्योंकि बेटे ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट थोड़ा सा टेक्निकल है और ये फॉर्मेट समझने में दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक साथ 3 अलग अलग बिजनेस के फॉर्मेट कंबाइन करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू होते हैं हम लोग फिर। कहाँ गया, ये रहा। क्या नाम है कंपनी का? कोई भी कंपनी। सबसे पहली बात तो नंबर 1 फॉर्मेट ऑफ, हेडिंग डालो बेटे नेक्स्ट पेज पे, रिवेन्यू अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ रिवेन्यू अकाउंट। डैश जनरल इंश्योरेंस कंपनी, डैश जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हाँ जी, पार्टिकुलर्स। बेटे यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो वर्टिकल है। नाम इसका रेवेन्यू अकाउंट। फिर है यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स, नहीं शेड्यूल नंबर्स, जिसको आप कंपनीज एक्ट 2013 में बोलते हो नोट्स टू अकाउंट। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है शेड्यूल नंबर, और इनके शेड्यूल नंबर फिक्स है। मतलब अगर किसी का सीक्वेंस में आया तो आया, नहीं तो उसका सीक्वेंस उसी के साथ खत्म। अच्छा, यहाँ पर जो है कौन कौन से भाई, 4 फायर इंश्योरेंस, 4 मरीन इंश्योरेंस, और 4 मिसलेनियस इंश्योरेंस। इसमें करंट ईयर की फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर। करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब इसमें अगला नंबर बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से। तो मैं चल रहा हूं आगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं किसमें, रिवेन्यू अकाउंट में, जनरल इंश्योरेंस के रिवेन्यू अकाउंट में। हाँ जी, नंबर 1, जूम, नंबर 1 प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न, वो भी कैसे, नेट। ध्यान रखना बच्चों,
यहां पर सारी बातें किस पे हो रही है, एक्रूअल बेसिस पर। प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम अर्न में फर्क होता है। कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम मिला फायर वाले का, कितना मिला मरीन वाले का, कितना मिला हमें मिसलेनियस वालों का, सारा हिसाब किताब बनाया जाएगा। और इसकी जो वर्किंग है उसके लिए पहले से शेड्यूल फिक्स है। शेड्यूल नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। नंबर 2 अगला पॉइंट वो है चेंज इन यूआरआर। चेंज इन यूआरआर क्या होता है? यूआरआर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक के। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, बस इतना समझ लीजिए, छोटा सा, ठीक है। नंबर 3 अगला नंबर है बच्चों यहां पर प्रॉफिट और लॉस। क्या? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये बेटे स्क्रीन पे शायद ढंग से नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट्स। एक बात और सर, अगर हमें जरूरत पड़ी प्रॉफिट लॉस निकालने की तो हम कहाँ पे निकालेंगे, कौन से शेड्यूल नंबर में निकालेंगे? बच्चों इसके लिए शेड्यूल नंबर नहीं, आप इसके लिए बना सकते हो वर्किंग नोट और उसका यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो। इसके लिए कोई शेड्यूल नंबर नहीं है, ठीक है। आगे चलता हूं। नंबर 4 इंटरेस्ट डिविडेंड। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट किस पे आएगा बच्चों? ग्रोस पे आएंगे ये लोग। एक बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट्स के बेचने से जो इनकम हुई वो तो है नंबर 3 में। इन्वेस्टमेंट्स के बेचने से जो इनकम हुई बेटे वो तो नंबर 3 में है, 3 वाले पॉइंट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग आ रही है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट वो इंटरेस्ट डिविडेंड और डिविडेंड यही तो हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 अदर्स एज पर क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बताएगा तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका हम लगा लेंगे टोटल। मान लिया इसका नाम रखा हमने ए, हमने इनका टोटल लगा लिया। तो ये तो बात रही सारी रिवेन्यू की। अब बात करता हूं मैं एक्सपेंसेस की। नंबर 1 थोड़ा सा नंबर 1 बस। सबसे पहला खर्चा इन्होंने कहा जो क्लेम इनकर्ड, जो आज हमने समझा था, क्लेम इनकर्ड एक्सपेंसेस। और इसके लिए कहा गया कि इसके लिए है आपका शेड्यूल नंबर 2। सर एसी चला लेना, तबीयत खराब हो रही है? एसी चला लीजिए ना। क्लेम इनकर्ड एक्सपेंसेस, इसके लिए बच्चों अलग से शेड्यूल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 2 एक्सपेंसेस है अपना और वो है हमारा कमीशन एक्सपेंसेस। कमीशन एक्सपेंसेस इसके लिए है शेड्यूल नंबर 3। अगला पॉइंट बच्चों नंबर 3 पॉइंट एक्सपेंसेस का, हाँ जी, ये है बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है इस बिजनेस से। मैं पूरी बात लिख देता हूं।
डायरेक्टली रिलेटेड टू सच बिजनेस, जैसे फायर के हैं, मरीन के हैं, या भाई मिसलेनियस के हैं, ये मैं क्वेश्चन ने बता रखा है तो ठीक है। नहीं तो अगर बांट नहीं सकते तो कहाँ चले जाएंगी कॉमन वाली चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके लिए शेड्यूल है बेटे अलग से नंबर 4। और मैं आगे चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, बल्कि इनको आप 1 2 3 4 रहने दो, वरना आप शेड्यूल में मिक्स कर दोगे। इनका नाम रख लो ABCDE, फिर से ABCD। अब मैं बात कर रहा हूं ई की, वरना तुम लोग 1 2 3 4 उलझा दोगे आपस में। कह रहे हैं इसके अलावा बाकी के खर्चे, अदर एक्सपेंसेस। जैसे बेटे क्वेश्चन हमें बोलेगा, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इन वाले खर्चों, इनका क्या कर दो बच्चों, खर्चों का टोटल कर दो। टोटल बी, लो जी बेटे, टोटल बी। तो अब निकल के आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे आएगा? ये जो टोटल है, A माइनस बी, A माइनस बी। A माइनस बी। जी बेटे। तो आज हमने थोड़ा सा देखा बेटे इस बारे में, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे करनी है। उसमें से एक पोर्शन है हमारा रेवेन्यू अकाउंट। एग्जाम में बच्चों यही आता है। आज आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि आप घर से पढ़ के आएंगे असाइनमेंट में से या स्टडी मेट में से टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जैसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप दे रखे हैं, मरीन के टाइप दे रखे हैं, मिसलेनियस के टाइप दे रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप दे रखे हैं, ठीक है। तो आज तक का जो पोर्शन है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन है। अगली जो क्लास होगी हमारी, वहां पर मैं भी क्लास रोक रहा हूँ। हमारी यहाँ तक की आज तक की क्लास में जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, हम रेवेन्यू अकाउंट को लेकर के तब बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले रेवेन्यू अकाउंट के शेड्यूल को समझेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को का फॉर्मेट पढ़ेंगे, उनके शेड्यूल को समझेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके देन, देखते रहिए यूं ही, अगला धारावाहिक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।